सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कैसी, जैसे ऐसे करके ऐसे मेजर करा तो हाथ कितना घूमा, उसको मेजरमेंट के लिए क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो ये जो हमारी गर्दन ऐसे घूमी, ये क्या है, सॉलिड एंगल है। तो ये ऐसे जो घूम रहा है ये सॉलिड एंगल है। 4 एप्पल में से अगर मैंने 2 स्टोन निकाले तो कितने एप्पल बचे, हो ही नहीं सकता। 4 एप्पल में से 2 स्टोन कैसे निकाल लोगे भाई। हेलो जनता, आप सभी का स्वागत है इस यूनिट एंड मेजरमेंट के दूसरे लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष मुद्दे पे जिसका नाम है डायमेंशन। साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि डायमेंशन की जरूरत क्या है, कहाँ पर डायमेंशन का हमें यूज करना पड़ता है और क्यों ये डायमेंशन को बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आपको इसके पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना है, क्योंकि बेटा इसमें ही आपको पीडीएफ वगैरह हर एक चीज प्रॉपर अपडेटेड और अपलोड होने वाली। क्लियर है। चलिए, अभी तक का मैं आपको सेशन का प्लान बता देता हूं कि सेशन का प्लान क्या है। तो सेशन का प्लान कुछ इस तरह से है कि हमने पहले लेक्चर में मेजरमेंट और यूनिट के बारे में बात कर ली। दूसरा जो लेक्चर है आज का, इसमें हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे और इसका तीसरा लेक्चर और आएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे भैया एरर्स कहाँ पर है, तो एरर्स एनसीईआरटी के जो नई एनसीईआरटी का पैटर्न है उससे रिमूव कर दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर उस सेशन प्लान में एरर्स को नहीं डाला। क्लियर। तो अभी हम वो वाले टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी या बोर्ड्स के लिए वैलिड हैं। सॉर्टेड। अब अपन यहाँ पर आज के लेक्चर में बात करेंगे डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होता है, कहां से आता है डायमेंशन, किस चीज के लिए डायमेंशन को बनाया गया। जब ऑलरेडी यूनिट्स थी तो डायमेंशन के बारे में क्यों बात की जाती है बार बार, इसी सवाल का हम जवाब लेंगे आज। तो बेटा सबसे पहले, जैसे आपके इस पेज के, इस कॉपी के ऊपर इस पेज के साइज को नापने का, इसका जो एरिया है उसको नापने की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। क्या ये बात आपको पता है। इसके एरिया को नापने की अलग अलग यूनिट्स होती हैं। आप फीट स्क्वायर में नाप सकते हैं, स्क्वायर फीट में नाप सकते हैं, आप सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको नाप सकते हैं। आप इसके साइज से, A4 के साइज से भी इसका साइज नाप सकते हैं। अगर किसी ने A4 बोल दिया मतलब आपके दिमाग में A4 साइज आ जाएगा, उसका एक स्पेसिफिक एरिया है, उतना ही होता है, वो फिक्स है। तो आपकी रूलिंग बुक के पीछे भी यहाँ पर कई सारी डिटेल के अंदर चीजें दी होती है। तो एरिया की मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती, सॉरी, एरिया की मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं, सॉरी, एरिया की मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं। क्या ये बात क्लियर है। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स हो सकती है। लेंथ, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, हर एक चीज का डिफरेंट यूनिट है। फीट होता है, कहीं कहीं पे अलग अलग तरह का, इंच एक तरह का यूनिट होता है। बहुत सारे यूनिट एक ही चीज को मेजर करने के हो सकते हैं। तो भैया हम बहुत सारे तरह से एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब हमें अगर पहचानना है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है, ये बेस फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, किस मतलब इसकी फिजिकल क्वांटिटी का सेंस क्या है, किस फिजिकल क्वांटिटी को, पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को ये बिलोंग करती है, वो हम ये कैसे पता चलेगा। ठीक। अब देखो अपने इंडिया के जो सिस्टम है इसमें थोड़ा सा कास्ट सिस्टम भी होता है, आपको शायद पता हो। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी के नाम के पीछे ऐसे लगा हो कि शर्मा, किसी के नाम के पीछे लगा हो खान, किसी के नाम के पीछे लगा हो जोसफ, तो क्या जब हम इस तरह का नाम के पीछे का एक सरनेम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि दे बिलोंग टू सर्टेन रिलीजन। यस, 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 हाँ या ना। तो आपको जब भी किसी का नाम सुन के पता चले कि अच्छा कि ये किसी एक रिलीजन से बिलोंग करता है, नाम सुन के ना भी पता चले और वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है, क्या आप एक बहुत क्लियर क्लासिफिकेशन को समझ गए। अब एक रिलीजन में बहुत सारे अलग अलग नाम के लोग हो सकते हैं, एक रिलीजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम के लोग हो सकते हैं, पर दे ऑल विल बिलोंग टू वन रिलीजन। ऐसे ही लेंथ को मेजर करने के लिए, लेंथ एक रिलीजन मान लो और उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज कर रहे हैं वो अलग अलग सरनेम या अलग अलग नाम आप मान सकते हैं, समझ गए। पर सारे अलग अलग यूनिट्स, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, लाइट ईयर, जो भी है, इन सब का जो यूनिट है वो सब अलग अलग है, नाम सबके अलग अलग है, बट दे ऑल बिलोंग टू वन रिलीजन। दैट रिलीजन इज नोन एज व्हाट, लेंथ। ये सभी किस चीज को मेजर करते हैं, लेंथ को। इसी तरह से हमें एक रिलीजन टाइप कोई चीज यहां पर स्टेब्लिश करनी थी, वो है क्या, डायमेंशन। क्या आपको एकदम क्लियर सॉर्टेड तरह से समझ में आ गया
कि डायमेंशन क्या होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दो डायमेंशन नहीं हो सकती, उसकी एक ही डायमेंशन। ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन या फिजिकल क्वांटिटी का डीएनए वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट आर डायमेंशन, ऐसे करके बोले तो डायमेंशन क्या होती हैं। सबसे पहले हमने ये बात समझ में कर ली कि भैया डायमेंशन क्या होती हैं। डायमेंशन उसका एक डीएनए की तरह होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डीएनए, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा डीएनए होगा, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी का तीसरा डीएनए होगा। इनके यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं। सॉर्टेड है भैया। चलो तो यहाँ पे डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायमेंशन का डेफिनेशन है जो आपको स्कूल में लिखना है। स्कूल में लिख के नहीं आना चाहिए। को भैया ने बोला था कि डायमेंशन धर्म होती है और बाकी सब अलग अलग नाम होते हैं, ये सब मैं तो भैया टीचर जो तुम्हारी जान ले लेगा। ओह बिल्कुल, कास्ट तुम यहाँ पे रिलीजन वाले रेसिज्म फैला रहे हो, यहाँ पे तुम अलग अलग कास्ट की बातें कर रहे हो, वो सब नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। अब यहाँ पे देखो, डायमेंशंस आर द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक, प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इसका क्या मतलब है, डायमेंशन आपको याद रखनी है। मैं आपको जब जैसे ही डायमेंशन का मतलब बताऊंगा ये फील आ जाएगी क्या है। अब यहाँ देखो कि अगर तुम्हारे पास किसी ने बोल दिया कि डायमेंशन होती है मीटर पर सेकेंड, किसी चीज की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये किसी भी चीज का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड को जब अपन लिखेंगे तो इसका लेंथ, इसके अंदर लेंथ है, मतलब जो भी चीज है, जैसे सपोज ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी के अंदर लेंथ है और वेलोसिटी के अंदर क्या है, टाइम है। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे कि इसके डीएनए में लेंथ और टाइम है। अब इसका यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं भी है, कुछ और है, किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर है, इसका फुट पर सेकंड है, कुछ भी है, सबके अंदर लेंथ है और टाइम है। इस तरह से हमने इसकी एक डायमेंशन डिफाइन कर दी कि अगर वेलोसिटी की डायमेंशन की बात होगी तो उसमें लेंथ और टाइम होगा। तो मेरे हिसाब से आपको डायमेंशन का एकदम फुल क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, सारी बेस फिजिकल जो क्वांटिटी थी, जिनका बेस यूनिट बनाया था, उनसे सारे डिराइव्ड यूनिट बनाए थे। तो अगर हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को एक एक डायमेंशन दे दें तो जितनी भी दुनिया की दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सबको डायमेंशन अपने आप मिल जाएगा, सबका एक ना एक डायमेंशन बन जाएगा। तो यहाँ देखो, मास को हमने दे दिया डायमेंशन m, लेंथ को हमने दे दिया डायमेंशन L, टाइम को हमने दे दिया डायमेंशन T। अब ये इनके बहुत सारे यूनिट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं सुना होगा आपने करंट को कोई दूसरे यूनिट में मेजर कर रहे हैं ना, करंट का सेम यूनिट होता है। तो करंट का अपन ने दे दिया एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट दे दिया केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है केल्विन है, याद रखना। यहाँ देखो बेटा, अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दे दिया मोल और लुमिनस इंटेंसिटी को दे दिया कैंडला। तो बेटा इनके सबके बहुत सारे यूनिट है, पाउंड वाउंड ये वो, इन सब के बहुत यूनिट है। तो इनको एम एल और टी सिंपल लिखा, इनके बहुत सारे यूनिट नहीं है, तो इनको इनके यूनिट को ही इनका डायमेंशन बोल दिया। याद हो गया तुमको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, एरिया, एरिया के अंदर क्या होता है, जल्दी से बताओ जल्दी। एरिया के अंदर क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो यहाँ पर सीधा लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ होता है एरिया, ठीक। तो ये लेंथ का स्क्वायर हो गया। अब अगर यहाँ पर लिखूंगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा लेंथ का क्यूब। लेंथ का क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम। सॉर्टेड है बेटा। अब वॉल्यूम का तुम भैया, जैसे वॉल्यूम होता है, लीटर एक यूनिट है वॉल्यूम का, है ना, तो वॉल्यूम का यूनिट 1 लीटर लिख दो, तुम 1 गैलन लिख दो, तुम भैया मीटर क्यूब लिख दो या क्यूबिक मीटर लिख दो, या फिर सीसी जो होता है कि यार इतने सीसी का इंजन है, सेंटीमीटर क्यूब, वो भी वॉल्यूम है। हर एक चीज वॉल्यूम का यूनिट है। यार उसकी तो 180 सीसी की बाइक है यार, उसकी तो 500 सीसी की बाइक है यार, तो बेटा ये जो सीसी है ये भी क्या है, वॉल्यूम का ही तो यूनिट है। अब तुम उस वॉल्यूम के यूनिट को क्या लिख रहे हो, एल क्यूब। तुम कोई वॉल्यूम का यूनिट ले आओ, अगर एल क्यूब लिखा है तो तुम पहचान जाओगे लेंथ का क्यूब पे वॉल्यूम की बात चल रही है, इसकी डायमेंशन क्या है, वॉल्यूम। कहीं सीसी लिखा है, शायद तुमको अभी तक पता ना हो कि सीसी वॉल्यूम का यूनिट है। कितने लोगों को पता था कि सीसी वॉल्यूम का यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब लेंथ का क्यूब आ रहा है। अगर वहां पे एल क्यूब लिखा होता तो तुम्हें पता हो जाता कि ये वॉल्यूम का यूनिट है। काफी सारे एकड़, लोगों को पता ही नहीं होता एकड़ क्या है, हेक्टेयर, ये एरिया का यूनिट है। अगर एल स्क्वायर लिखा है तो तुम पहचान जाओगे कि एरिया का यूनिट है। एकड़ के बगल में एल स्क्वायर लिखा है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एरिया है। क्यों, क्योंकि उसका डायमेंशन तुम्हें पता चल जाएगा। तो ये है डायमेंशन का यूज, फालतू कोई चीज तुमको नहीं पढ़ा रहे। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं बेटा, लेंथ अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकंड था, तो मीटर क्या है, लेंथ है, सेकंड क्या है, टाइम है, लेंथ अपॉन टाइम। इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-1, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-1। इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-2, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-3, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-4, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-5, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-6, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-7, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-8, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-9, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T-10, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T11, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T12, लेंथ अपॉन टाइम, इस चीज को लिखते हैं लेंथ T13, लेंथ अपॉन टाइम, इ
सॉर्टेड। अब देखो डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन थी डायमेंशंस आर द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट प्रेजेंट इन द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन हमें बताता है कि फंडामेंटल यूनिट कितनी बार प्रेजेंट है, उसकी पावर कितनी पावर में वो फंडामेंटल यूनिट प्रेजेंट है। जैसे इसमें मास प्रेजेंट नहीं है तो हम लिखेंगे m0 l t-1। एम्पियर भी प्रेजेंट नहीं है तो आप एम्पियर 0, केल्विन 0, मोल की पावर 0 और कैंडेला की पावर 0 वो सब भी लिख सकते हो, है ना। कैंडेला की पावर 0, ये सारा सब कुछ लिख सकते हो, पर क्या लिखने की जरूरत है? हमें पता है मास नहीं है, एम्पियर नहीं है, केल्विन नहीं है, मोल नहीं है, कैंडेला नहीं है, तो वो सब लिखने की जरूरत ही क्या है? तो सिंपल सिर्फ ये लिख तरीके से तो सब लिखना चाहिए, क्यों जरूरत है? जब तो है ही नहीं तो क्यों लिखना। सॉर्टेड, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा? गलती बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, मीटर को m लिख देते हैं, वो नहीं करना तुम, समझ गए तुम। मीटर को क्या लिखना है तुम्हें? l। सेकंड स्क्वायर को तुम्हें लिखना है t स्क्वायर, ये होगा l t-2। सॉर्टेड, हर एक प्राणी सॉर्टेड। चलो फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, ये मैंने यूनिट्स में भी कराया है आप लोगों को, ठीक, ध्यान से देखना। फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास होगा m, एक्सीलरेशन होगा l t-2। बेटा ध्यान से देख लो, ये सारे तुम्हें अपने हाथ से एक बार और करने हैं क्योंकि यही बहुत बार यूज होंगे, समझ गया बेटा। अगर तुमने ये कर लिया तुम्हारा यूनिट बहुत सॉर्टेड होगा, मैं बता रहा हूँ एकदम शानदार तरह से, तुम लिख के रख लो बेटा ये। अब यहाँ पे देखो m इंटू l t-2, इधर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, ये m l t-2। और बेटा जो बड़ी बड़ी गंदी गंदी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी ना 11th में, 11th के आखिरी में, 12th में, वो सब में यही फोर्स, एनर्जी, पावर, वर्क, यही चीजें तुम्हें निकालने में बहुत मदद करेंगी। तो ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ वर्क, ये समुद्र है और इस समुद्र को बेटा पार करने का यही तरीका। अब यहाँ देखो वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख दूंगा फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट, फोर्स का डायमेंशन, अगर मुझे वर्क का डायमेंशन पता करना है तो फोर्स का डायमेंशन पता है क्या मुझे? बिल्कुल पता है, m l t-2। फोर्स का डायमेंशन कैसे आया वो भी मैंने बता दिया, l इंटू t-2 एक्सिलरेशन से, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन m l t-2 मल्टीप्लाइड विथ l, सॉर्टेड। ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा? m m l t-2, सॉर्टेड भाई, हर एक प्राणी सॉर्टेड बहुत अच्छे से। अब यहाँ देखो हमारे पास ये पूरा क्लियर है, ओके। एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी को देखते हैं, तो एनर्जी और वर्क सेम होता है, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ। चलो, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां देखो हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हाफ एक नंबर है? नंबर का डायमेंशन होता है? नहीं होता, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर 1/2 लिखा है, 2 लिखा है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, एम का डायमेंशन कितना है? एम। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, एम का डायमेंशन कितना है? एम। वी का डायमेंशन कितना है? l t-1 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? वी का डायमेंशन l t-1 का स्क्वायर। अब अगर तुम यहां पर देखोगे तो ये आ जाएगा m l2t-2, सॉर्टेड है, m l2t-2। क्लियर? अब यहाँ पावर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो तुम ध्यान से देखो कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम आया, ml2t-2, ml2t-2। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम आया है जनता, इनका यूनिट भी सेम है, दोनों जूल में मेजर होते थे, तो दोनों का डायमेंशन भी क्या आया है? सेम आया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुमको बहुत अच्छे से चीज क्लियर हो रही है। अब यहाँ देखो पावर, पावर क्या होता है मेरे प्यारे प्राणी? देखना जरा ध्यान से, पावर पावर पावर, तो यहाँ पे पावर कितना होता है भाई? पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है? वर्क कितना होगा जरा बताओ, वर्क कितना होगा भाई? वर्क होगा m l t-2 सॉर्टेड। यहां पर नीचे आ जाएगा टाइम, टाइम कितना होगा? m l2t, इसको ऊपर रख दिया, m l2t-3। इज इट सॉर्टेड? सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से सॉर्टेड है, ml2t-3। बहुत ज्यादा क्लियर है बेटा। अगर तुम्हें निकालते आता है ना, तुमने 5-6 बार प्रैक्टिस कर ली, तुम्हें ये बेस यही है, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, इन्हीं से दूसरी क्वांटिटीज बनेंगी। अब देखो जरा ध्यान से, प्रेशर, प्रेशर की बात करते हैं भाई। प्रेशर कितना होगा? ध्यान से देखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? हमें m l-2, सॉर्टेड। ये भी ऊपर निकाला था फोर्स, ये रहा, अपॉन एरिया, एरिया को लिख देंगे l स्क्वायर।
ठीक, तो एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज निकल के आएगी एम एल, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 ऊपर जाएगा, 1 में से माइनस होगा, बचेगा -1 एम एल -1। अच्छा इधर लिख एम एल -1 टी -2, सॉर्टेड है। बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बताओ व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, जस्ट निकाला था। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपको सब कुछ पता है प्रेशर क्या होता है, जल्दी से। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन एरिया। हर एक चीज आपको पता है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे डायमेंशन फोर्स का, प्रेशर का? बिल्कुल सही, सॉर्टेड है। हर एक प्राणी को दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चीकू भैया इसमें तो जान निकल जाएगी हमारी। मैं आपको निकालना बताता हूँ। आपको जब भी किसी चीज का डायमेंशन निकालना हो, जब भी आपको किसी चीज का डायमेंशन निकालना हो, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे डायमेंशन निकलेगा। ध्यान से देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जी का डायमेंशन निकालना है तुम्हें, तो देखो जरा ध्यान से, फोर्स कितना होगा m एल टी -2। मैंने बोला था ना, अगर तुम्हें ये याद है तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। एम एल टू टी -2 फोर्स का डायमेंशन डाल दिया, आर के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। सॉर्टेड है। अच्छे से इसको ऐसे अंदर देता हूँ, लेंथ का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन एम एम मतलब मास इनटू मास, दोनों केजी दोनों एम एम ही है, इसको डिवाइड में ले आएंगे। तो ध्यान से देखो, आर से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एम का स्क्वायर। ये किसके बराबर आया? जी के डायमेंशन। हमें जी का डायमेंशन निकालना है, सारा सामान इधर ले आए, जी के डायमेंशन के बराबर आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, एल का तो क्यूब हो जाएगा, टी का -2 रहेगा, और ये एम स्क्वायर ऊपर जाके एम -1 हो जाएगा। तो ये हो गया m -1 एल क्यूब टी की पावर -2। तो बेटा जो सवाल अभी बहुत कठिन लग रहा था, क्या आपको ये बात समझ में आई? जो सवाल हमें बहुत कठिन लग रहा था, वो सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमें पता था। हर एक प्राणी को पता है ये फॉर्मूला, 9 में पढ़ा देते हैं। अब बेटा ये फॉर्मूला हमें पता है, तुमने कई बार ये फॉर्मूला देखा होगा, और ये सवाल में देखो इधर उधर करना था। बेसिक डायमेंशन तुम्हें फोर्स की पता होनी थी, मास की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तो तुम्हें पता थी। फोर्स की डायमेंशन को भी अगर तुम मास इनटू एक्सीलरेशन लिख लेते, क्लियर था सब कुछ। क्या एकदम सरल जीवन है। चलो सवाल का जवाब आगे बढ़ते हैं भैया। व्हाट ML2T -2 ये किस चीज की डायमेंशन है? जल्दी से देखो भाई, ML2T -2 किस चीज का डायमेंशन है? तेजी से कमेंट करके बताओ। इन चारों चीजों में ML2T -2 किस चीज का डायरेक्शन है, डायमेंशन है? तो बेटा ये डायमेंशन है। ध्यान से देखो, इनमें से कौन ML2T -2 को बिलोंग करता है? काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बेटा, हमने अभी जस्ट पढ़ा था ML2T -2। ये क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसे कर सकते हो तुम, अगर वर्क होता तो वर्क भी सही आंसर होता। अगर इस ऑप्शन में, इन ऑप्शंस में वर्क भी लिखा होता ना, तो हम बोलते वर्क भी सही है। ठीक, अब यहाँ देखो ML2T -2 कैसे पता चला यार चीको भाई ML2T -2 इसका इनका है? तो अब ये ना हिट एंड ट्राई का मेथड, आपको क्या करना होगा, हर एक चीजों को ध्यान ध्यान से निकाल के देखना होगा। काइनेटिक एनर्जी का निकालोगे, हाफ mv², हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, m का डायमेंशन m होगा, l का डायमेंशन LT -1 का स्क्वायर होगा, तो ये ML2T -2 हो जाएगा। फिर पावर का निकालोगे, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। फिर प्रेशर का निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया। फिर मोमेंटम का निकालोगे, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा जब सबका निकाल निकाल के चेक करोगे तो काइनेटिक एनर्जी वाला आंसर मिल जाएगा। या फिर तुम्हें याद है जो टेबल मैंने करवा दी, वो टेबल तुमने 2-3 बार खुद करके देख ली, तो बेटा तुम्हें याद हो गए। अब तुम्हें याद हो गए तो तुमने जहाँ ML2T -2 देखा, तुम पढ़ बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी है ब्रो। ठीक है, तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी सॉर्टेड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब अपन बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। क्या आपको याद है, मैं बहुत पहले बात करी कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये सप्लीमेंट्री डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री वाली, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कैसी? जैसे ऐसे करके ऐसे मेजर करा तो हाथ कितना घूमा, उसको मेजरमेंट के लिए क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ऐसे ही गर्दन ऐसे करके अपन ने किसी चीज को देखा, अच्छा इतना बड़ा है, तो ये जो हमारी गर्दन ऐसे घूमी, ये क्या है? सॉलिड एंगल है। तो ये ऐसे जो घूम रहा है, ये सॉलिड एंगल है। ऐसे जो 2D में घूम रहा है, वो क्या है? प्लेन एंगल है। फुल फील आ गई तुम्हें? अब यहाँ पे देखो बेटा, उन चीजों का डायमेंशन क्या होगा? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो सप्लीमेंट्री है, मतलब रेशो है,
दो ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, रेडियन, स्टेरेडियन। उनका सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, उनका डायमेंशन कुछ नहीं होता। तो अगर कोई पूछे कि भैया, अगर कोई पूछे कि पाई का डायमेंशन कितना है, ध्यान से देखिएगा, पाई का डायमेंशन कितना है, तो इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0, या फिर हम लिख देंगे 1। मतलब पाई का डायमेंशन क्या होगा, 1। कोई डायमेंशन नहीं है m0 l0 t0। कोई भी अगर एंगल लिखा हुआ है थीटा, तो इसके अंदर m0 l0 t0 एंगल का डायमेंशन क्या होगा, 1। कोई डायमेंशन नहीं होने वाला। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज विच डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस, दैट्स व्हाई वी कॉल देम सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट बोल ही इसलिए रहे क्योंकि इनका डायमेंशन नहीं है, इनका सिर्फ यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर? तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका यूनिट्स होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, रेशोज होते हैं। कौन से रेशो है वो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसे कौन कौन, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जैसे रेडियन, स्टेरेडियन, इनका रेशो है, इस रेशो को एक यूनिट दिया हुआ है पर इसको डायमेंशन नहीं है, सॉर्टेड, इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्लियर भाई, सॉर्टेड। चलो अब अपन बात करेंगे आगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ देखो बेटा, मैंने जितने भी वहाँ शुरू में जितने भी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं एकदम क्लियर तरह से कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम ये 5-6 चीजें पढ़ेंगे, तो बेटा वो सारी यहाँ पे अच्छे से मतलब पॉइंटर वाइज चल रही है। तो अभी तक हम 2 चीजें कवर कर चुके हैं, व्हाट इज डायमेंशन कवर कर चुके हैं हम, ठीक है। और अभी पिछले वाले में डिराइव्ड डायमेंशन और सप्लीमेंट्री जो हमारा डिराइव्ड डायमेंशन था, बेस डायमेंशन था, वो वाला पार्ट कवर कर। अब हम यहाँ क्या कवर कर रहे हैं इस जगह पे, इस जगह पे अब हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वो कवर कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब हमने डायमेंशन बना लिया, पर अभी डायमेंशन का यूज क्या है, इसको समझेंगे कि भैया ये डायमेंशन बना तो लिया, अब बना के इसको रख लेंगे, तो इसका यूज क्या है। इसके 3 तरह के यूज हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं, और मतलब भर के क्वेश्चन आते हैं, दिल से पूछता है भाई। कोई भी एग्जाम होता है, नीट है, सीबीएसई है, आईआईटी है, आईआईटी जेई है, एडवांस है, कोई एग्जाम तुम्हारा बोर्ड्स है, हर कोई इससे दिल से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर, और वो क्वेश्चन थोड़े लंबे लेंदी निकल जाते हैं, सिंपल होते हैं पर लेंदी होते हैं, तो तुम्हारी जान निकल जाती है उसमें। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना है उस तरह के क्वेश्चन पे। सबसे पहले पहला तरह का जो क्वेश्चन आएगा इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में, वो आएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे होगा ये सवाल। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट का सवाल, जिसमें बोलेंगे कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग। मतलब तुम्हें 1 जूल को इसमें कन्वर्ट करना है अर्ग में। अब ये अर्ग क्या है सर, ये अर्ग थोड़ा सा बता दो हमें। तो अर्ग बेटा जूल का सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट समझते हो, मतलब एक होता है एमकेएस यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। एमकेएस मतलब मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सॉर्टेड। तो ये इसका एमकेएस यूनिट है और ये इसका सीजीएस यूनिट है, सॉर्टेड है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हमें इसमें क्या करना है, इसे इधर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अच्छा क्या क्या अगर 1 जूल है और एक जैसे 1 सेंटीमीटर है ना, और एक मीटर है और 100 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर है, सॉर्टेड है। मतलब 1 मीटर कौन सा यूनिट है, एमकेएस यूनिट है। 100 सेंटीमीटर कौन सा है, सीजीएस में, सॉर्टेड। तो एक एमकेएस, एक सीजीएस। थोड़ा समझदारी से पढ़ाना नहीं कि एमकेएस सीजीएस क्या कर रहा है इतनी देर से। तो बेटा 1 मीटर है वो क्या है, एमकेएस, मतलब मीटर में मेजर करा है। 100 सेंटीमीटर वो किस में मेजर करा है, सीजीएस। एक तो अगर एक मेजरमेंट है वो तो बराबर ही रहेगा, जो अपन ने पिछले लेक्चर में मेजरमेंट में बात करी थी कि अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, मतलब 1 जूल अपन ने कोई चीज को मेजर कर रखा है, तो उसका मेजरमेंट जो रहेगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मेजरमेंट कांस्टेंट है तो अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, जैसे n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2 कर रहे हैं, मतलब अगर हम यूनिट दूसरा यूज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर हमने यूनिट अलग यूज करी तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएगी, यूनिट अलग यूज करी तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आएगी, सॉर्टेड है ये बात। पर मेजरमेंट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब 1 जूल का मेजरमेंट जिस चीज को मेजर कर रखा वो 1 जूल तो रहेगा ही। अगर हमने अर्ग मतलब यूनिट को चेंज करा तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी ये दोनों बराबर रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और जूल को अपन लिखते हैं, जूल को क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यार इसको तुम ml2 t-2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं।
ये बराबर होगा अर्ग में। अर्ग मतलब इसमें सारे जितने भी यूनिट है, जो केजी है, मीटर है, सेकंड है, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जल्दी से बताओ, ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीजीएस यूनिट्स में। तो यहाँ देखो केजी की जगह क्या आएगा, इधर यूनिट में क्या आएगा? केजी की जगह, केजी की जगह आएगा ग्राम, मीटर की जगह आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉर्टेड है भैया, और सेकंड की जगह आएगा सेकंड का स्क्वायर। ओके, अब यहां से वहां तक जाने में यूनिट चेंज हो गई, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 तो नहीं होगी, कुछ और होगी, वही हमको पता करना है। इसको लिख देंगे x। सॉर्टेड भाई। तो यहाँ पे 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हमने लिख सॉर्टेड है हर एक प्राणी को। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर मुझे इस सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर काटना पड़े तो मैं काट दूंगा। इस x को निकालने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 इंटू केजी अपॉन ग्राम? जरा ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं मैं, है ना, तुम पढ़ जाओगे ऐसे में। तो ध्यान से देखो क्या करूंगा मैं, इस ग्राम को इस केजी के अपॉन में ले, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर के अपॉन में ले, सेकंड स्क्वायर दोनों तरफ तक काट दिया। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, केजी, इसे लिखता हूं 1 इंटू केजी, ग्राम इसके अपॉन में आ गया, मल्टीप्लाइड विथ मीटर स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना भाई, मीटर स्क्वायर के अपॉन में आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, इस पर फड़फड़ाना नहीं है। अब यहाँ देखो आगे, इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर तो कट गया, x बचा। भैया यहाँ तक सबको क्लियर है क्या भव्य तरह से? ध्यान से देख लो, यहाँ तक सभी को क्लियर है भव्य तरह से? अब मैं तुमको ना थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। तो ज्ञान ये है मेरी प्यारी जनता, ज्ञान ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता है 10⁻⁻² मीटर, अब ये दिखने में बड़ा गंदा दिखता है, समझ रहे हो? ये 10⁻⁻² मीटर कहीं पे लिखा हुआ है तो दिखने में बड़ा गंदा दिखता है। अब गंदा दिखता है तो यार गंदे दिखने का क्या इलाज है, इसको हटा करके कुछ और इसकी जगह पे लिख दो। तो अब ये 10⁻⁻² बड़ा गंदा दिख रहा है, इसको हटा के इसकी जगह पे कुछ और लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर, इस पूरे को क्या लिख दिया, सेंटी। तो ये 10⁻⁻² मीटर था, इसमें 10⁻⁻² को सेंटी लिख दिया, अब ये 1 सेंटीमीटर हो गया। क्या बात आपको समझ में आई? तो ये जो गंदी सी चीज यहाँ लिखी हुई है, इसको बार बार इतना बड़ा लिखने की जगह इसको कंप्रेस करके छोटा सा जिप फाइल बना दिया। आप समझते हो ना कि उसको अपन ने कंप्रेस करके छोटी सी जगह पे स्टोर कर दिया, क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। आयरन मैन का सूट था, आपको याद है? पूरा लेके घूमने से अच्छा है कि एक छोटी सी जगह पे कंप्रेस करके रख दो, तो ये वही छोटी सी जगह पे कंप्रेस करके इसे रख दिया। इसी तरह से होता है अगर 10⁻³ मीटर है, ये 3 इतना बड़ा बार बार लिखेंगे, इसको कंप्रेस करो और 1 किलोमीटर लिख दो, ठीक है। पर अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा है तो आप उसको 1 सेंटीमीटर मत पढ़ो, आप ये पढ़ो कि भैया ये मीटर है, ये मीटर है और इसके आगे 10⁻⁻² लिखा हुआ है, ये मीटर है, इसके आगे किलो लिखा हुआ है, किलो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, किलो इसके आगे लिखा हुआ है, किलो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके आगे 10⁻³ लिखा हुआ है। ऐसे ही किलोग्राम होता है, 10⁻³ ग्राम अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसे ही कहीं पे 10⁻³ ग्राम लिखा हुआ है तो उसको 1 किलोग्राम लिख देते हैं, हाँ या ना? ऐसे ही आपके इंस्टाग्राम पे लिखा होता है कि भैया इस प्राणी के जो फॉलोअर हैं, इसकी 20 पोस्ट है, 1K फॉलोअर है, तो ये 1K का क्या मतलब हुआ, 10⁻³ मतलब 1000। बेटा नहीं आया तो मैं समझ, क्या तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुई क्या यार ये बात? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये वाली बात तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि केक इसके साथ नहीं है, यूनिट तो मीटर मीटर ग्राम ही चल रही है, पर यहाँ किलो किलो सेंटी ऐड कर दिया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर भाई? अब यहाँ देखो, अगर ग्राम और ग्राम है तो ये अगर मैं ग्राम से ग्राम काट दूं तो क्या किलो बच जाएगा? ग्राम से ग्राम काट दूं तो किलो बच गया, मतलब 10⁻³ बच गया। बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर है बात। अब यहाँ अगर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर काट दूं, बेटा वहां नीचे जो लिखा हुआ है ना वो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब सेंटी का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है, क्योंकि सेंटीमीटर दो अलग अलग चीज है। अगर वहां सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो सेंटी का भी स्क्वायर है, मीटर का भी स्क्वायर है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ लिखूं kg/g मल्टीप्लाइड विथ मीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर है वो। अब यहाँ पे मीटर से मीटर काट दिया, ग्राम से ग्राम काट दिया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, देखो इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, x। अब यहाँ बचा 10⁻³ किलो की वैल्यू, मल्टीप्लाइड विथ मीटर के अपॉन में बचा सेंटी, सेंटी होता है 1/10⁻², सेंटी होता है 10⁻², ठीक है, सेंटी होता है 10⁻,
-2, मीटर तो मीटर है ही, सेंटी 10⁻², सॉर्टेड। 10⁻² हो गया, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ देखो 10⁻3 -2 ऊपर आया, 10⁻2 का स्क्वायर, ये हो गया 10⁻4 + 3, ये 3 था, ये 4 आ गया, 2 2 4, तो आ गया 10⁻7। सॉर्टेड है क्या जनता? तो मैं बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि भैया एक अर्ग, ये जो 1 जूल है 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। क्लियर है? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमने यूनिट को छोटा करा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, यूनिट को हमने छोटा कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो x थी वो बढ़ गई। वो x कितनी आई है? 10⁻7 अर्ग। अब आपको क्या करना है इसके लिए? अब आपको पता लगाना है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है कि 1 न्यूटन कितनी डायनों के बराबर होगा। तो डायन एक यूनिट है, ये CGS यूनिट है। आपको पता लगाना है 1 न्यूटन कितनी डायनों के बराबर होगा। तो पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू x डायन्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 न्यूटन कितना होगा, क्या तुम पता लगा सकते हो? पेड़ के नीचे न्यूटन भी बैठता है, पेड़ के नीचे डायने भी बैठती हैं, तो अब तो न्यूटन का रिश्ता डायनों से हो गई, तो पता लगाएंगे 1 न्यूटन कितनी डायनों के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखें, न्यूटन को लिख देंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, x इंटू ये, इसको kg, इसको kg की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्राम। इसको मीटर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। सेकंड स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो? CGS यूनिट। अब तुम्हें निकालना है, किसी भी चीज का तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अगली चीज, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन काफी सारे कराऊंगा, मस्त मस्त। अब यहाँ पे देखो अगली चीज, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस का असली तो यही है, पिछला वाला तो ठीक था, असली डायमेंशनल एनालिसिस यहीं पे है। देखो, फॉर एन इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसको वैलिड होना है, तो उसको डायमेंशन की कुछ शर्तें हैं वो पता होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए उसके लिए। ठीक, अगर एक इक्वेशन को वैलिड होना है तो हमें चेक करके क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्कूल में पूछा जाता है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, क्या ये इस इक्वेशन के लिए डायमेंशनल कंसिस्टेंसी सही तरह से बैठ रही है। ये सही चीजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो देखते जरा, देखो देखो, अगर पूरी इक्वेशन है तो उसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन पे आएंगे अपन। तो देखो एक इक्वेशन है, d इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी, है ना? इस चीज को समझते हैं थोड़ा। d इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। तो देखो जरा ध्यान से कि अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है कि यार इस एक ऐसे एक 4 एप्पल दिए हुए हैं, है ना? तो ये इसको एप्पल मान लो, तो 4 एप्पल दिए हुए हैं, प्लस मुझे किसी ने 3 एप्पल और दे दिए ऐसे। ठीक, तो मेरे पास 4 एप्पल थे, मैंने अपने बैग में ऐसे करके 4 एप्पल डाल लिए थे, मेरे पीछे बैग टंगा था, उसमें 4 एप्पल मैंने डाले, फिर किसी ने मुझे 3 एप्पल और दे दिए, तो क्या मेरे बैग में अभी 7 एप्पल हो गए? बिल्कुल, बहुत क्लियर है। फिर अगर किसी ने मुझे 4 एप्पल दिए और 3 मुझे किसी ने स्टोन दे दिए, 3 किसी ने मुझे स्टोन दे दिए, तो अब मैंने 4 एप्पल रखे और 3 स्टोन भी रख लिए, भूखा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने 3 स्टोन भी रख लिए, 4 एप्पल भी रख लिए, मेरे पास 4 एप्पल 3 स्टोन, 2 चीज हो गई। आखिरी में क्या मेरे पास 7 एप्पल हो गए क्या? नहीं। क्या आखिरी में मेरे पास 7 स्टोन हो गए क्या? नहीं। आखिरी में मेरे पास 4 एप्पल और 3 स्टोन ही रहे। तो भैया 4 एप्पल और 3 स्टोन ऐड क्यों नहीं हो रहे? सीधी सीधी बात बताओ, 4 एप्पल और 3 स्टोन ऐड क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन अलग है। अगर 2 चीज साथ में ऐड होगी, यार है, 2 चीजें साथ में ऐड होगी, तभी ऐड होगी जब उन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है? 2 चीजें साथ में ऐड होगी, तभी ऐड होगी जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा? एकदम सेम होगा। 4 एप्पल को 3 एप्पल से ही ऐड किया जा सकता है, 4 एप्पल को 3 स्टोन के साथ ऐड नहीं। तो अगर कोई भी दुनिया में 2 चीजें ऐड हो रही है, मतलब यहाँ पे देखो A, B और C ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी, अगर A B में से ऐड हो रहा है, ठीक है, A और B ऐड हो रहा है, तो तभी ऐड होंगे जब A का और B का डायमेंशन सेम होगा। अगर A B में से C सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या 4 एप्पल में से मैं 3 स्टोन निकाल सकता हूँ? जैसे एक टेबल पे 4 एप्पल रखे हैं, वहां पर से मैंने ऐसे करके 2 स्टोन उठा लिए, हो ही नहीं सकता। जब एप्पल 4 रखे थे तो 2 एप्पल उठा सकते हो आप, 2 स्टोन थोड़ी उठा सकते हो। समझ रहे हो क्या? तो बेटा 4 एप्पल में से अगर मैंने 2 स्टोन निकाले तो कितने एप्पल बचे? हो ही नहीं सकता। 4 एप्पल में से 2 स्टोन कैसे निकाल लोगे भाई? तो 4 एप्पल में से मैं 2 एप्पल निकाल सकता हूँ, 3 एप्पल निकाल सकता हूँ, 4 एप्पल निकाल सकता हूँ।
कौन नहीं निकाल सकता? तो अगर मैं किसी निकालने का मतलब सब्ट्रैक्ट, तो 4 एप्पल में से क्या मैं 2 स्टोन सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं। तो अगर किसी चीज का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उनका डायमेंशन सेम होगा। समझ में आई बात? तो ए, बी और सी, अगर ए और बी ऐड हो रहे हैं तो डायमेंशन सेम होगा। सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका डायमेंशन भी सेम होगा। समझ में आई क्या बात है भैया ये वाली? अब यहाँ देखो डी, 4 एप्पल हैं और इसमें 3 एप्पल है और 2 एप्पल निकाल दिए। तो 4 एप्पल, 3 एप्पल, 7 एप्पल, 2 एप्पल निकाल दिए, 5 एप्पल। तो ये जो डी है ये क्या है? ये भी तो 5, ये डी भी तो क्या होगा? एप्पल ही होगा। जब 4 एप्पल को 3 एप्पल में ऐड करके 2 एप्पल उसमें से माइनस करे तो आखिरी में जो डी आया वो भी क्या आया? एप्पल। समझ में आया? तो क्या है, डी स्टोन आ जाएगा क्या? नहीं। समझ में आई बात? अब इसका कहना का मतलब क्या है वो समझते हैं अपन, कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा देने की कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक इक्वेशन है, p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? तो यहाँ पर अगर एक इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये a, ये b और ये c है। तो ये दोनों चीजें ऐड हो रही है, ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो कुछ भी हो, पर ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस तरह से है। तो क्या a और b का डायमेंशन सेम होना चाहिए? सॉरी, b और c का डायमेंशन सेम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या a का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए b और c के? बिल्कुल होना चाहिए। अगर c और b ऐड होके a बना रही हैं तो इन तीनों का डायमेंशन सेम होना। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ फिर से। एप्पल, अगर ये एप्पल है, ये एप्पल है, दोनों ऐड होके क्या बना रहे हैं? एप्पल बना रहे हैं। अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो दोनों ऐड होके लेंथ बनाएंगे। तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। अगर ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे? वेलोसिटी बनाएंगे। सबका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। एक बात समझ में आ गई? तो हम लिखेंगे भैया डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ बी बराबर डायमेंशन ऑफ, ठीक। तो अगर एक इक्वेशन है जिसमें सबका डायमेंशन इस तरह से सेम है तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि एक इक्वेशन में हर फिजिकल क्वांटिटी जो इस तरह से लिखी हुई है एडिशन में और इक्वल में, सबका डायमेंशन सेम रहता है, ठीक। क्या ए और टी का डायमेंशन सेम होगा? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ एडिशन वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए और टी का डायमेंशन सेम होगा? नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे अपन, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सॉर्टेड है? क्लियर है? अब आपको ये सवाल करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, फोर्स है x अपॉन डेंसिटी प्लस सी, 3 चीज लिखी हुई है। तो तुम देखो कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक तीसरी टर्म है। तो क्या ये और ये ऐड हो रहे हैं? बिल्कुल। क्या मैं इसे a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे b लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये दोनों ऐड होके कोई तीसरी चीज c बना रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है, ए बी सी, ऐसा कंफ्यूज नहीं, ये भी सी, ये भी सी, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सिंपल सोचना है कि भैया ये जो क्वांटिटी है ये है, ये जो क्वांटिटी इसको बी से रिप्रेजेंट किया गया, इसको सी से रिप्रेजेंट किया गया। तो अगर ये एप्पल है, ये भी एप्पल है और दोनों ऐड हो गए तो एप्पल बनाएंगे यार। ये मिलके ये क्वांटिटी बना, मतलब तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम। मतलब जो फोर्स का डायमेंशन है वही डायमेंशन होगा एक्स अपॉन डेंसिटी का, ठीक है, और वही डायमेंशन होगा सी का। क्या ये बात बहुत ही अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गई? तो जो डायमेंशन सी का होगा वही डायमेंशन फोर्स का होगा। अब यहाँ पे आपसे किस चीज का डायमेंशन पूछ लिया? एक्स का डायमेंशन पूछ लिया, ठीक, बहुत बढ़िया। तब यहाँ देखो, सी का डायमेंशन किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है, मतलब एम एल टी माइनस 2 के बराबर है, एकदम सॉर्टेड। अब यहाँ देखो, एक्स अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी का क्या डायमेंशन होता है? तो अपन डेंसिटी का डायमेंशन समझेंगे। डेंसिटी क्या होती है जरा ध्यान से देखो। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है m, वॉल्यूम होगा l क्यूब, तो डेंसिटी का डायमेंशन आ जाएगा m l माइनस। सॉर्टेड भाई। अब यहाँ देखो, मेरे पास x के अपॉन में मैंने लिख दिया डेंसिटी m l माइनस। सॉर्टेड। अब ये किसके बराबर है? फोर्स के डायमेंशन के, मतलब ये बराबर है m l t माइनस 2। ओके, तो देखो ये और ये बराबर है, मतलब x अपॉन एम एल माइनस 3 बराबर है फोर्स के डायमेंशन के। तो मैं x के लिए क्या लिखूंगा? मैं x के लिए लिखूंगा m स्क्वायर, क्योंकि m और m 2 हो गए, l l माइनस 3, तो l माइनस 2 हो गया, t माइनस 2 इस तरह से आ गया हमारे पास, ठीक। तो t माइनस 2 पहले से था, l माइनस 3 और l माइनस 2 हो गया, m m m स्क्वायर हो गया।
कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है वहां पे? बिल्कुल सही पकड़े हैं, डी ऑप्शन सही। क्या आपको एक बात समझ में आ गई? तो बेटा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस या प्लस 2as लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो v स्क्वायर है इसका डायमेंशन u स्क्वायर प्लस 2as के डायमेंशन के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये इक्वेशन को सही होना है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी फॉर्मूले में, यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला अपन ने देखा ही है, अब यहाँ एक और फॉर्मूला है। तो कोई भी दो चीजें अगर ऐड हो रही हैं उनका डायमेंशन सेम होगा, तो मैं ये मान के चल। तो यहाँ पे देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपके लिए रूल। रूल नंबर 1 है कि कोई भी दो चीजें ऐड हो रही हैं तो इसका डायमेंशन पी के डायमेंशन के बराबर होगा। गॉट इट? अगर दूसरी चीज, कोई भी दो चीज ऐसी हैं जो बराबर में लिखी हुई है, कोई भी दो चीजें ऐसी हैं जो बराबर में लिखी हुई है, तो इनका डायमेंशन भी क्या होगा? जल्दी से बता दो। कोई भी दो चीजें ऐसी जो बराबर में लिखी हुई है, इनका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक, ऐसे, अरे यार मैंने यहाँ बराबर में ही लिख दिया। ठीक है, एक मिनट रुको। ए बराबर बी लिखा हुआ है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5 एप्पल 4 स्टोन के बराबर है, नहीं। ये और ये 5 एप्पल 5 स्टोन के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर दो चीजें बराबर में लिखी मतलब इनका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलो अपन इस चीज को और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो v 80 p अपॉन t प्लस सी। सवाल को देखना अच्छे से, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा सवाल सॉल्व करने के बाद कि कैसे होगा। तो यहाँ देखो v का डायमेंशन, अच्छा v को मैं एक क्वांटिटी मान लेता हूँ, 80 को एक क्वांटिटी मान लेता हूँ, और b प्लस 80 प्लस c को एक और क्वांटिटी मान। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ v का डायमेंशन बराबर होगा 80 के डायमेंशन के, और इनका डायमेंशन बराबर होगा b अपॉन t प्लस सी के डायमेंशन। सॉर्टेड है? तो v का डायमेंशन 80 के, 80 का डायमेंशन b अपॉन t प्लस सी के डायमेंशन के बराबर होगा। हमें यहाँ तक सब क्लियर है। अब अगर हम देखें तो t और c ऐड हो रहे हैं क्या? t और c ऐड हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ t प्लस c लिखा हुआ है तो दो चीज ऐड हो रही है। तो हमेशा ऐसी चीज पकड़ो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन तुमको मिल गया ऐसी चीज को पकड़ो, t और c ऐड हो रहा है तो तुम लिखोगे भाई ये जो t का डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होगा? c का होगा। ठीक, और दोनों ऐड होके जो चीज बना रहे हैं तो यही डायमेंशन किसका होगा? t प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। 4 एप्पल प्लस 5 एप्पल 9 एप्पल, हमें उससे मतलब नहीं, हमें एप्पल एप्पल एप्पल, सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। तो यहाँ देखो टी प्लस सी है, तो ये टी है, ये सी है, प्लस सी है। अब देखो जरा ध्यान से कि टी सी और टी प्लस सी तीनों का डायमेंशन किसके बराबर होगा? टाइम के, क्योंकि टी यहाँ पर दे रखा है कि टाइम। तो टी क्या किसके बराबर है? टाइम के बराबर। सी किसके बराबर है? टाइम के बराबर। टी प्लस सी दोनों मिलके भी क्या बनाएंगे? टाइम बनाएंगे। तो टी और सी दोनों मिलके क्या बनाएंगे? टाइम। समझ में आई बात? तो अब यहाँ देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 1। ओके 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 ओके। ए का एक्सेलरेशन का ये ए जो है इसका डायमेंशन मुझे नहीं पता, टी का डायमेंशन मैंने यहाँ पे टाइम डाल दिया है, इज इक्वल्स टू बी अपॉन टी प्लस सी। टी प्लस सी, टी प्लस सी का डायमेंशन टाइम के बराबर, तो यहाँ मैंने वापस टाइम डाल दिया। ओके, सी का डायमेंशन मुझे पता चल गया टाइम के बराबर है। सी का डायमेंशन आई ऑलरेडी नो, भैया सी का जो डायमेंशन है वो तो टाइम के बराबर। ओके, अब यहाँ पर से मैं किसका डायमेंशन निकालूंगा? ए का और बी का। तो ए का डायमेंशन आएगा एल टी माइनस 1 अपॉन टी, और बी का डायमेंशन आएगा एल टी माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ। ओके, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस 2 और ये आ जाएगा एल। सॉर्टेड है? तो बी का डायमेंशन एल, ए का डायमेंशन एल टी माइनस 2, सी का डायमेंशन। तो ठीक है भैया, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके सारे आंसर हमें पता चल गए कि ए क्या है। अरे भाई हाँ, तो ये ए क्या है? ए का डायमेंशन बराबर है एल टी माइनस 2 के। बी किसके बराबर है? बी बराबर है एल के, और सी किसके बराबर है? सी बराबर है टी के। सॉर्टेड है भैया, सब कुछ एकदम प्रॉपर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इसी का सारा आंसर हमें पता चल गया। अब देखते हैं अगली चीज, और इस चैप्टर की सबसे खतरनाक चीजों में से एक, जिसे हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अभी जिसको देख रहे हैं हम उसी चीज की बात कर रहे थे। पर इसमें ना इस तरह के जब टर्म आ जाते हैं तो कैसे डील करना है, तो वो वाली चीज के बारे में समझते हैं कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन में अगर कोई टर्म ऐसे आ गया कि भैया y इज इक्वल्स टू, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a इंटू साइन बी टी, इस तरह से, ठीक है, a इज इक्वल्स टू साइन बी टी, सॉर्टेड है। इस तरह का कोई टर्म आ गया तो फिर किस तरह से डील करना है, या फिर अगर इसकी जगह यहां पर कोई ऐसा टर्म आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a log बी टी, ठीक है, या फिर तीसरी चीज ऐसा कोई टर्म आ गया, v इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर b इंटू टी, सॉर्टेड। तो अब इस तरह की समस्या को कैसे डील करते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि बेटा जब भी कहीं पर साइन लिखा होता है, जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, कि आपके दिमाग में आएगा एंगल रिप्रेजेंट करता है, नहीं, साइन थीटा एक एंगल रिप्रेजेंट नहीं करता। साइन थीटा एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। कि अगर साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है तो वो 1/2 आता है, वो एक नंबर होता है। और हमें बहुत अच्छे से पता है नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। क्या बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई? नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो भैया साइन एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें लॉग की, तो आपने लॉग वाला अगर लेक्चर देख रखा है तो आपको पता होगा कि लॉग भी एक नंबर देता है। समझ में आया? तो लॉग भी, अगर जैसे आपने किसी से पूछ लिया कि भैया लॉग 10 कितना होता है, तो 1, तो 1 क्या हुआ, एक नंबर हुआ ना। तो लॉग भी आपको क्या देता है, एक नंबर देता है। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो लॉग का कोई डायमेंशन नहीं है। ई टू द पावर बीटी अगर लिखा हुआ है तो ये भी एक नंबर देता है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इन तीनों का डायमेंशन नहीं है। अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिले साइन कुछ भी x, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, 1 होगा। समझ में आया भैया? साइन x के अंदर जो x लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो पूरा नंबर है। साइन x तो नंबर होता है, उसका डायमेंशन 1 होता है, मतलब m0 l0 t0 1। समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत खतरनाक पॉइंट है। m कितना, 1 कितना होता है, m0 l0 t0 मतलब 1, कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस होता है क्योंकि नंबर है। अच्छा, अंदर लिखा हुआ x, तो ये x क्या होता है, यहाँ अंदर जो भी चीज लिखी है, यहाँ बीटी लिखा हुआ है, तो ये साइन के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, वो क्या होता है, एंगल। साइन के पेट में क्या होता है, एंगल। तो साइन के पेट में बेटा यहाँ पर एंगल है, तो ये x क्या होगा, एक एंगल होगा। और एंगल का डायमेंशन भी 1 होता है क्योंकि वो रेडियन होता है, स्टे रेडियन होता है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सबके डायमेंशन क्या होते हैं, 1 होते हैं। समझ में आ गई? तो भैया साइन के अंदर जो x लिखा है उसका डायमेंशन भी क्या होगा, 1। 1 का मतलब m0 l0 t0। अगली चीज यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ मिल गया तुम्हें लॉग। समझ में आया भैया? लॉग के अंदर यहाँ तुम्हें कुछ x मिल गया, लॉग x, ठीक। तो लॉग x का डायमेंशन होगा 1, और इसके अंदर जो x लिखा है इसका डायमेंशन भी 1 होगा, क्योंकि लॉग के अंदर यहाँ बेटा मीटर पर सेकंड नहीं डलता, यहाँ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वो सब नहीं डल रहा है, यहाँ एक नंबर डलेगा। लॉग हमेशा एक नंबर का निकलता है, लॉग नंबर का निकलता है और नंबर का आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम्हारे पावर में ऐसे आ गया e टू द पावर x, इसका डायमेंशन, ये x की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो e की पावर x का डायमेंशन क्या होगा, 1, और x का डायमेंशन भी कितना होगा, 1, क्योंकि बेटा e की पावर में वेलोसिटी थोड़ी आएगी, वो पूरा जो मिल के b इंटू टी जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक नंबर है। b और t दोनों मिल के एक नंबर है, मतलब वो डायमेंशन लेस ही होंगे, उनका डायमेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि e की पावर में कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती जो डायमेंशन है, e की पावर में एक ऐसी चीज आएगी जो नंबर होगी, ठीक। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहां देखो, तो अगर हम इसका डायमेंशनल एनालिसिस लिखेंगे तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a साइन bt। पर क्योंकि साइन x या साइन bt एक नंबर होता है, इसका डायमेंशन हम लिख देंगे 1, तो यहां पे हमें पता चलेगा डायमेंशन ऑफ v इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। सॉर्टेड? सबको समझ में आ गया? अब यहां देखो, अगर मैं bt की बात करूं, सिर्फ इस bt की, तो क्या इस bt के बारे में लिख सकता हूं b इंटू टी का जो डायमेंशन होगा वो भी 1 होगा। जैसे हमने यहाँ x का डायमेंशन, इस x का डायमेंशन 1 करा, ऐसे ही x की जगह कौन है, bt है, तो bt का डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। मतलब b का डायमेंशन कितना होगा, 1/t होगा। टाइम लिख देता हूं, और ये हो जाएगा t की पावर -1, मतलब t इनवर्स। क्या आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई?
बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात समझ में आ गई। अगला वाला देखते हैं, सेम टू सेम क्या आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लॉग का लिखेंगे तो बेटा ऐसे लिखेंगे a log bt। क्या बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखना बहुत अच्छे से कि अगर इस चीज को लिखेंगे तो ये तो 1 होगा, क्योंकि log bt, log तो एक नंबर होगा ना, वो भले ही कुछ भी निकल के आए पर डायमेंशन वो कुछ नहीं देगा। मैग्नीट्यूड वो चेंज करेगा पर डायमेंशन चेंज नहीं करेगा, उसका धर्म चेंज नहीं करेगा, वो 1 होगा। अब यहाँ देखो v इज इक्वल्स टू e के बराबर आया फिर से। अब अगर मैं bt की बात करूं तो bt का भी डायमेंशन क्या होगा, अगेन 1 होगा। p इंटू टी का डायमेंशन अगेन क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर है, लॉग के अंदर नंबर होता है, लॉग हमेशा एक नंबर का निकलता है। तो यहाँ पर बेटा p का जो डायमेंशन होगा वो होगा t इनवर्स, इसे लिख देंगे t टू द पावर -1। सॉर्टेड। अगली चीज वही सेम चीज, वेलोसिटी a e टू द पावर bt। मैं आपको 3 बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दिल में बैठ जाए, है ना। अब यहाँ पे देखो bt का डायमेंशन क्या होगा, 1। क्यों? क्यों? कमेंट करो क्यों, क्यों, जल्दी बताओ। अब ये v किसके बराबर हो गया, a। अच्छा, अरे bt का डायमेंशन भी चीकू भैया ने लिख दिया 1। क्यों लिख दिया चीकू भैया ने डायमेंशन 1? क्योंकि वो डायमेंशन 1 है। क्यों है? क्योंकि भैया b इज इक्वल्स टू t इनवर्स है, और t इनवर्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1। ये आ गया b का डायमेंशन। तीनों चीजों में एक ही तरह की चीजें थी, पर आपको मुझे लगता है काफी अच्छे से समझ में आया। सॉर्टेड है। एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ, मजा आएगा। देखो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस kx, इस तरह से लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अंदर पूरी चीज लिखी है ये क्या है, एंगल। ये भी क्या है, एंगल, और ये भी क्या है, एंगल। मतलब ये भी क्या है, थीटा, और ये भी क्या है, थीटा। दोनों एंगल एंगल है ना, तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। दोनों ऐड होके भी क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। क्योंकि बेटा साइन के पेट में कौन रहता है, एंगल। तो ये एंगल दोनों ने ऐड होके कुछ बनाया, वो भी एंगल। समझ गए ना। ये एप्पल है, ये एप्पल है, दोनों ऐड होके बनाएंगे एप्पल। सॉर्टेड, एकदम अच्छे से सॉर्टेड। इसे ऐसे कंपेयर करके देख लो, ये साइन एक्स लिख दिया, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, ये दोनों लिखे हुए हैं। मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स मत लिखो यार इसे, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स मत लिखो, इसको सी लिख दो। ये ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, सी, है ना। तो ये सी क्या है, एंगल है। तो ओमेगा टी भी क्या हुआ, एंगल हो गया। के एक्स भी क्या हो गया, एंगल हो गया। सब कुछ क्या हो गया, एंगल हो गया। मतलब सबका डायमेंशन क्या होगा, ओमेगा टी का डायमेंशन बराबर के एक्स का डायमेंशन बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, मतलब यह ओमेगा डब्ल्यू जो भी लिखा हुआ है इसका डायमेंशन 1 अपॉन टाइम आ जाएगा, और ये जो के लिखा हुआ है इसका डायमेंशन 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन एल आ जाएगा। क्या बहुत ही अच्छे से क्लियर है बात। ओके, काफी अच्छे से क्लियर है। अच्छा, अगर मैं पूरा एक्सीलरेशन के बारे में लिखूंगा तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ गया। इसमें साइन एक बंद हो गया तो एक्सीलरेशन किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्या बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई दोनों बात। हर चीज का हमें डायमेंशन मिल गया। आपको बस ये खेल खेलते आना, ये सवाल को आप कम से कम 2 बार देखो। अगर नहीं फील आ रही ना, 2-3 बार देखो इसको, आपको मस्त फील आने लग जाएगी। चले आगे शुरू करते हैं। आखिरी चीज डायमेंशनल एनालिसिस की, जो एकदम आखिरी अंतिम चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये होता है रिलेशन। हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके किन्हीं 3-4 फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकालो, है ना। तुम सोचोगे यार चीकू भैया ये सब बेटा ये इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जब तुम कॉलेज में जाओगे तो ये तरह की चीजें, ये एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये तुम्हारा बहुत ज्यादा मदद करेगा जब तुम्हें चीजों को यूज करना है। तुम्हारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को, या फिर एक अलग सा तुम्हारा स्किल इनहांस करेगा जो स्मार्टनेस के अंदर तुम्हारा बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर तुम्हारा स्किल अच्छा है, एप्टीट्यूड वाला नॉलेज अच्छा है, या फिर एप्टीट्यूड वाला स्किल अच्छा है, तो तुम काफी ज्यादा इस चीज के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। और अगर नहीं भी कर रहे हो और तुम मेहनत करते हो तो ऐसे ही तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज तुम ऐसा समझो कि मेरे एटीट्यूड वाली बात है, मुझे वो डेवलप करना है ना। तो यहाँ देखो डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड पार्ट, इसमें तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता है कि भैया फाइंड द, जैसे यहाँ पे एग्जांपल, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दिया।
अब यहाँ पे बोल देंगे कि भैया टाइम का रिलेशन निकालो, इस चीज के साथ फाइंड द रिलेशन ऑफ टाइम। यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या आगे? तो तुम्हें बोल दिया टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास लेंथ एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसका रिलेशन पता करो, है ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका रिलेशन कैसे पता होगा। क्या नहीं अच्छे से समझ में आया ना? मैं फिर से बताता हूँ। तुम्हें क्वेश्चन देंगे, मैं हाथ से लिख रहा हूँ क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम एंड लेंथ एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड लेंथ एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बेटा, टाइम इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ एक कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, क्योंकि हर इक्वेशन में जैसे हाफ एम वी स्क्वायर में कांस्टेंट होता है हाफ, उसका डायमेंशन 0 हो जाता है, तो मैंने बस उसके सम्मान के लिए कांस्टेंट यहाँ पे रख दिया। अब ये कांस्टेंट के सामने मैंने लिख दिया लेंथ की पावर एक्स, कुछ भी एक्स, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, इसकी पावर मैंने लिख दी वाई। ओके, तो टाइम इज इक्वल्स टू ए इंटू एल की पावर एक्स जी की पावर वाई, और इन दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। ठीक है, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं समझो, हम यहाँ पर टाइम का रिश्ता पता करना चाह रहे हैं लेंथ से और ग्रेविटी से। ठीक है, अब लेंथ और ग्रेविटी से जब हम टाइम का रिश्ता पता करना चाह रहे हैं, तो अगर टाइम और ग्रेविटी मिलके, लेंथ और ग्रेविटी मिलके टाइम बनाएंगी, तो लेंथ की कुछ पावर होगी, ग्रेविटी की कुछ पावर होगी, वो मिलेंगे आपस में, और वो मिलने के बाद क्या बनाएंगे? टाइम बनाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे लिखेंगे कि भैया जो डायमेंशन इधर का है टाइम का, वही डायमेंशन इधर का भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, क्योंकि ये ए जो है मैग्नीट्यूड के लिए, ये तो गायब हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर में जो हाफ था वो मैग्नीट्यूड के लिए था, तो वो गायब हो जाएगा। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है? लेंथ की पावर एक्स और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर वाई से। तो ये चीज इस चीज के बराबर होगी। अब देखो जरा ध्यान से, टाइम बराबर होगा लेंथ, लेंथ क्या है? लेंथ की पावर एक्स। ग्रेविटी क्या होती है? एल टी माइनस टू। ठीक है, तो लेंथ क्या होती है? एल, ग्रेविटी होती है एल टी माइनस टू की पावर टू। ओके, ये कैसे पता चला चीकू भैया? जी एल टी माइनस टू, बेटा जी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो एक्सिलरेशन है। अब तुमसे बोल दिया टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सुपर पावर एनर्जी, एक इंसान ने बहुत तेज ऐसे करके ऐसे ना कार ले ली, तो वो हवा बाहर आई उसकी एनर्जी, तो बेटा एनर्जी तो सेम ही है ना। क्या बोल दिया सर आपने? तो ये जो एनर्जी है वो तो क्या है? सेम ही है ना। हर बार जब भी कोई एनर्जी निकल के आ रही है कहीं से, वो एनर्जी सेम है, उसका डायमेंशन वही होने वाला जो है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, T इज इक्वल्स टू एल एक्स एल टी माइनस टू की पावर वाई। अब देखो यहाँ एल इधर है पर इधर नहीं है, तो मैं इधर लिख दूंगा एल की पावर 0 है, इस तरफ कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे टी की पावर 1 है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? पहले स्टेप में मैंने रिश्ता लिखा, देखो जरा ध्यान से, स्टेप 1 में मैंने लिखा है रिश्ता। हम यहाँ पे बात करेंगे किस चीज की? रिश्ते की। सबसे पहली चीज हो गई हमारा स्टेप 1 क्या हो गया? रिश्ता। स्टेप 2 में हमने, पहले स्टेप 1 में तो हमने रिश्ता लिख दिया, स्टेप 2 में अब अपन क्या करेंगे? स्टेप 2 देखो तुम ध्यान से, स्टेप 2 में हमने इस रिश्ते का लिख दिया डायमेंशन। ठीक है, तो हमने इस रिश्ते का क्या लिख दिया? डायमेंशन। ओके, तीसरे स्टेप में हमने क्या करेंगे? ध्यान से देखो, तीसरी स्टेप में, अच्छा दूसरा स्टेप यही वाला है, हमने स्टेप का क्या, स्टेप 2 में इस रिश्ते का क्या लिख दिया? डायमेंशन लिख दिया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? हम रिश्ता मिलाएंगे, हम हम एकता बनाएंगे या यूनिटी करेंगे, या फिर मैं बोल देता हूँ एकता बनाएंगे। ठीक है, एकता, एकता समझते हो? सबको मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखो एल एल है, तो एल और एल को एक साथ लिखेंगे, टी और अगर और कोई टी होता तो उसको एक साथ लिखते। तो अब यहाँ देखो, इधर एल की पावर एक्स है, इधर y है पूरे की पावर में, तो मैं यहाँ इस पूरे को लिख दूंगा l की पावर y t की पावर माइनस 2y। सॉर्टेड। यहाँ देखो l की पावर x, ओके, l की पावर x, इधर देखो l की पावर y, इसके साथ लिख दिया मैंने, ये दोनों को एक साथ, और यहाँ t की पावर माइनस 2y लिख दिया। ठीक, तो मैंने एकता बना दी। एकता बनाने के बाद मैंने क्या करा? यहाँ देखो जरा ध्यान से, नीचे बैठ गया भाई ये तो। यहाँ देखो एल की पावर कितनी आ गया? एक्स प्लस वाई आ गया, और टी की पावर कितना आ गया? माइनस 2y आ गया। ओके,
अब इसे मैं कंपेयर करूंगा इधर से, l की पावर 0 t की पावर 1, तो x, तो यहां तक हमारा एकदम क्लियर। ठीक, हमने क्या करा, एक एक करके देखो। पहले स्टेप में रिश्ता लिखा, दूसरे स्टेप में हमने डायमेंशन लिख दी इनकी, यहाँ पे डायमेंशन पुट करी, देखो l की डायमेंशन l, g की डायमेंशन d की डायमेंशन पुट कर दी। तीसरे स्टेप में हमने एकता बनाई, एकता बनाई मतलब y को अंदर मल्टीप्लाई करा, ये x और l को साथ रखा, t को साथ रखा, मतलब जो नीचे वाले हैं एक 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 डायमेंशन वाले लोगों को एक साथ ले आए, t वाले को साथ ले आए, इसको साथ ले आए, एक एक डायमेंशन वाले लोगों को साथ ले आए। ठीक, ये x था, ये y था, दोनों की पावर ऐड हो गई, x प्लस वाई हो गया, ये अकेला ही था तो t की पावर -2y हो गया। चौथे इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, तो आपको कंपेयर करना बेटा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो एक तरफ है l की पावर 0 t की पावर 1, दूसरी तरफ है l की पावर x प्लस वाई और t की पावर -2y। सॉर्टेड। हम कंपेयर करेंगे x प्लस वाई, इधर कितना है, इधर कितना है, तो x प्लस वाई 0, x प्लस वाई 0, क्या दिख रहा है आपको साथ साथ, x प्लस वाई बराबर है 0 के और 1 बराबर है -2y के। सॉर्टेड है भैया। अब देखो जरा ध्यान से, y इज इक्वल्स टू -1/2, ओके, y इज इक्वल्स टू -1/2, क्लियर, y इज इक्वल्स टू -1/2, x इज इक्वल्स टू -y, कैसे, इसको इधर भेजा, x इज इक्वल्स टू -y, माइनस ऑफ -1/2 मतलब +1/2, ओके, तो x हो गया +1/2, y हो गया -1/2। क्या दोनों चीज एकदम बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इस तरह से लिखा था, है ना, ये नहीं लिखा था हमने, इधर लिखा था, कहाँ गया भाई, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को हमने क्या लिखा था, t इज इक्वल्स टू a की पावर lx और g की पावर y, ये लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर t के ऊपर हम पुट करेंगे a कोई भी एक कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या कांस्टेंट है, l की पावर हमने लिख दी 1/2, g की पावर हमने लिख दी -1/2, तो ये आ गया t इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड विथ l अपॉन g की पावर s, ये भी रूट, -1/2 नीचे गया, दोनों रूट, सॉर्टेड है। ये अगर क्वेश्चन में a की वैल्यू दी हुई हो कि कांस्टेंट की वैल्यू ये पुट कर देना तो कर देना, नहीं दी हुई तो कोई जरूरत नहीं, सॉर्टेड हो गया भाई, बहुत अच्छे से क्लियर है हम लोगों को। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन आगे चल के देखेंगे, इसी तरह से सवाल सॉल्व होगा, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ यार काफी ज्यादा अच्छे से आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब देखो यार, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या होती है, तो देखो भैया अलग अलग तरह की, क्या है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशन है, ये मेथड को आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा या 4-5 फिजिकल क्वांटिटी आ गई तो तब यूज नहीं कर सकते, एल भी आ गया, एम भी आ गया, एम्पियर भी आ गया, केल्विन भी आ गया, मूल भी आ गया, तब आप इस एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते। एक बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में ये यूज नहीं होता। अगर एक ही के अंदर मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, मतलब एक ही फॉर्मूले के अंदर 2-3 चीजें एक ही फिजिकल क्वांटिटी की आ रही है, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे समझो कि पाई आर स्क्वायर एच, तो आर क्या है, लेंथ है, एच भी क्या है, लेंथ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें दोनों चीज क्या है, दो दो अलग, एक रेडियस एक हाइट है, पर दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो ये फॉर्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते। जैसे अपन ने पिछला वो वाला L/G का फॉर्मूला डिराइव करा था, वैसे ये वाला फॉर्मूला डिराइव एकदम क्लियरली नहीं होगा, समझ में आया, तो इस तरह का रिश्ता हम डिराइव नहीं, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेशन खत्म करेंगे। यहाँ पे देखिए भैया, वंडर वॉल गैस इक्वेशन है, P और A अपॉन V स्क्वायर है, P माइनस B है, हमसे पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A गिवन बिलो। अब लोग इस सवाल को पॉज करो स्क्रीन और सोचो सोचो, डरो इस सवाल से, ठीक है। अब देखो, तुम्हें सिर्फ ये सब चीज से मतलब ही नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए ये प्रेशर है ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ अगर नहीं भी पता है तो, प्रेशर है और ये वॉल्यूम है ना, उधर क्या लिखा है RT वगैरह से कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, और ये भी क्या लिखा है, वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम, P मतलब प्रेशर। अब देखो, प्रेशर और A अपॉन V स्क्वायर एड में, मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, जो चीज एडिशन में होती है उनका डायमेंशन सेम होता है, तो A का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर के। A का डायमेंशन किसके बराबर होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर के। प्रेशर कितना है, M
-1 T-2, क्योंकि भाई आपको याद कैसे, मैंने वो टेबल बनाई थी, उसमें प्रेशर था। आखिरी पॉइंट ml-1 T-2 और वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब L³ का स्क्वायर। देख लो यार भैया कौन सा आंसर है, तो मैं फड़फड़ाता हुआ आंसर वहां पे दिख रहा है। सॉर्टेड, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो एक तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा और थोड़ा आपको सॉल्व करना। क्या देखो बेटा, एक फोर्स है, एरिया है, डेंसिटी है, आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। ठीक, अब यंग्स मॉड्यूलस आपके लिए थोड़ा टफ हो गया, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यंग्स मॉड्यूलस है ये आपको आगे चल के आएगा, पर अभी के लिए आपको इसको y की ऐसा y ट्रीट करना है, और y का डायमेंशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका डायमेंशन होता है ml-1 T-2, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन एकदम प्रेशर के जैसा होता है। क्या आगे अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जैसे अपन पहले करते थे वैसे ही वैसे करेंगे। पहली स्टेप 1 में अपन लिख लेंगे रिश्ता, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप 1 है, पूरा स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं है भाई, जो हमारा स्टेप 1 है उसमें हम लिखेंगे रिश्ता, ठीक है। तो रिश्ता कैसे, कि हमें रिश्ता किसका लिखना है, यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस को y से डिनोट करते हैं, इसको बोल देंगे यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो इसको डिनोट करेंगे कि f की पावर x, a की पावर y और d की पावर z। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 के लिए हम इन सब की डायमेंशन पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनकी डायमेंशन पुट करेंगे, तो ml-1 T-2 यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशन प्रेशर के बराबर होती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आ गया क्या, फोर्स, एरिया और डेंसिटी। अब यहाँ देखो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा ml T-2 की पावर x, एरिया होगा L² की पावर y और डेंसिटी होगी ml-3। बट अपन ने पहले डेंसिटी का निकाला था मास अपॉन वॉल्यूम, याद है। तो ml-3 ये होगी क्या, डेंसिटी, इसकी पावर आएगी z। सॉर्टेड है। अब यहाँ देखो कि हमारे पास यहाँ पर जब अपन इसे मल्टीपल टाइम्स ऐसे कंपेयर करेंगे तो हम सारे m's को एक साथ लिख लेंगे। तो पहली स्टेप, सेकंड स्टेप, तीसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, सबका डायमेंशन पुट करने के बाद अब सबको इकट्ठा करेंगे। क्लियर। यहाँ देखो इधर m कितना है, m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x, ओके, l की पावर 2y, m की पावर z, l की पावर -3z, ओके। यहाँ देखो सारे m को इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया, m x प्लस कितना, जल्दी बता दो, z, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद लिखेंगे l के साथ कितना, l की पावर में क्या है, देखो देखो देखो, l की पावर में कितना है, x प्लस 2y -3z। ये कैसे लिख दिया चिकू भैया, इसको कैसे लिख रहे हो यार, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, फड़फड़ाना मत तुम। यहाँ पे देखो m की पावर x के साथ m की पावर z लिख दिया, ओके, l की पावर x, l की पावर 2y, l की पावर 3 ओके, और टाइम के साथ लिखा -2x। इज इट सॉर्टेड, इज इट क्लियर, ओके। अब यहाँ देखो इतना सबको समझ में आ गया। अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में सारे के सारे जितने m है भाई हमारे, उनको एक साथ लिख देंगे, m की पावर x प्लस z, l की पावर x प्लस 2y -3z, t की पावर -2x, ओके। यहाँ देखो m l-1 T-2, ओके। अपन लिखेंगे x प्लस z इज इक्वल्स टू 1, ओके, x प्लस z इज इक्वल्स टू 1, x प्लस 2y -3z इज इक्वल्स टू -1, ओके, x प्लस 2y -3z इज इक्वल्स टू -1, और आखिरी में लिखेंगे -2x, इस t की पावर को इस t की पावर से कंपेयर करेंगे, -2x -2, ओके। तो माइनस से -2 से 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, इसको यहाँ पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 1 को यहाँ पुट करा तो z इज इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो z 0 आ गया। अब x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करी, z की वैल्यू 0 यहाँ पुट करी, तो 1 प्लस 2y -0 इज इक्वल्स टू -1, -1 ये उधर गया, 1 इधर गया, तो ये हो गया -2, तो y इज इक्वल्स टू
-1 हमारा आंसर आ गया। y इज इक्वल्स टू -2, 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल्स टू -1 हमारा आंसर आ गया। तो हमें पता चल गया x 1 है, z 0 है, y क्या है -1 है। मतलब f की पावर में x है, मतलब 1 है। a की पावर में कितना है, जल्दी देखो। a की पावर में कितना, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। a की पावर में क्या है -1, और z की पावर, d की पावर में क्या है 0। तो ये हमारा सॉर्टेड भाई। तो यहीं तक था। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।